Hello everyone, I am Rajiv Ranjan Singh and you are watching Legal Narrative. In this video, we are going to discuss about two codes related to international criminal law. First is International Criminal Court and second court is Special Court for Sierra Leone. तो हम लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड दो कोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और स्पेशल कोर्ट फॉर सियरा लियोनी है। तो पहला कोर्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन होता है। किसका प्रोसिक्यूशन होता है? वॉर क्रिमिनल्स का प्रोसिक्यूशन होता है। और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसको आईसीजे से ना कंफ्यूज करें। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीजे यूएन का एक ऑर्गन है और आईसीसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो सीट आईसीसी का कहाँ है? तो हेग नीदरलैंड में आईसीसी की सीट है, वहाँ आईसीसी बैठती है। और आईसीसी जो है वो रोम स्टैट्यूट से रिलेटेड है। रोम स्टैट्यूट जो है वो अडॉप्ट किया गया था 17 जुलाई 1998 को, और यही रोम स्टैट्यूट गवर्न करती है आईसीसी को। एंड व्हेन दिस रोम स्टैट्यूट केम इनटू फोर्स, रोम स्टैट्यूट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2002। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, केम इनटू फोर्स 1 जुलाई 2002। इन 1998 60 countries signed the Rome Statute. The statute laid the foundation for the establishment of International Criminal Court in 2002. And what is the purpose of ICC? The purpose of establishment of ICC is to prosecute or to investigate the war criminals and what are the crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court. तो आर्टिकल 5 ऑफ द रोम स्टैट्यूट ऑफ द आईसीसी, यानी आर्टिकल 5 जो है किसका? रोम स्टैट्यूट ऑफ द आईसीसी, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आर्टिकल 5 जो है वो डील्स करता है कि जुरिस्डिक्शन क्या है, आईसीसी का जुरिस्डिक्शन क्या है। तो रोम स्टैट्यूट ऑफ द आईसीसी का आर्टिकल 5 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 4 तरह के क्राइम जुरिस्डिक्शन में आते हैं आईसीसी के। पहला है क्राइम ऑफ जेनोसाइड, दूसरा है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तीसरा है वॉर क्राइम्स एंड चौथा है क्राइम ऑफ एग्रेशन। ये 4 तरह के क्राइम हैं जो कि जुरिस्डिक्शन में आते हैं आईसीसी के। और आर्टिकल 6 जो है वो जीनोसाइड को डिफाइन करता है। आर्टिकल 6 डिफाइंस एंड एक्सप्लेन्स जीनोसाइड एंड आर्टिकल 7 ऑफ द रोम स्टैट्यूट ऑफ आईसीसी एक्सप्लेन्स क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और एंड आर्टिकल 8 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीसी एक्सप्लेन्स वॉर क्राइम्स। ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। 5 में जुरिस्डिक्शन था एंड 6 में जीनोसाइड है, 7 में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, 8 में वॉर क्राइम्स है एंड आर्टिकल 8 bis जो है वो क्राइम ऑफ एग्रेशन से डील करता है। ये 4 तरह के जो क्राइम हैं ये सीक्वेंस में दिए हुए हैं आर्टिकल्स वाइज। एंड द आईसीसी इज द ओनली competent टू हियर ए केस इफ द कोर्ट वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड इज अ पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट और द परपिट्रेटर्स कंट्री ऑफ ओरिजिन इज अ पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट। And ICC may only exercise its jurisdiction if the national court is unable or unwilling to do so. अगर नेशनल कोर्ट कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए और विलिंग भी है तो नेशनल कोर्ट ट्राई करेगी, आईसीसी नहीं डील करेगी उस केस से। लेकिन अगर नेशनल कोर्ट अनेबल है या इनकॉम्पिटेंट है तो आईसीसी का जुरिस्डिक्शन बनता है और आईसीसी उस केस को ट्राई कर सकती है। एंड आईसीसी है जुरिस्डिक्शन ओवर ऑफेंसेज कमिटेड आफ्टर द स्टैट्यूट कमिंग इनटू द फोर्स, यानी 1 जुलाई 2002 के बाद जो ऑफेंस कमिट हुआ वही ऑफेंस को बस डील किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है आईसीसी में। और ये बात आर्टिकल 11 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीसी में दिया हुआ है। और अगला जो हम लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीसी डील्स विद द डबल जियोपार्डी, प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं। एंड आर्टिकल 20 क्लास 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डबल जियोपार्डी एंड आर्टिकल 20 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीसी आल्सो डील्स विद डबल जियोपार्डी, यानी एक पर्सन को दोबारा ट्राई नहीं किया जा सकता है सेम ऑफेंस के लिए। ये डबल जियोपार्डी है और ये दोनों में दिया हुआ है, रोम स्टैट्यूट ऑफ आईसीसी में भी दिया हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है। आइए हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 22 जो कि डील करता है एक प्रिंसिपल जो कि नुल्लम क्रिमेन सीने लीगे के प्रिंसिपल से डील करता है। इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो वो कि जो कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड मस्ट बी अ क्राइम एट द टाइम व्हेन इट इज़ कमिटेड, यानी एक्यूज्ड ने जब वो कंडक्ट किया वो क्राइम रहना चाहिए जब वो कंडक्ट कमिट किया तभी, बाद में उसको क्राइम डिक्लेयर करके उसको पनिश नहीं किया जा सकता है। क्रिमिनल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। एंड द डिफिनीशन ऑफ द क्राइम शैल बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड एंड शैल नॉट बी एक्सटेंडेड बाय एनालॉजी। ये भी एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉलो होता है कि क्रिमिनल लॉ का स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है और उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा एनालॉजी यूज़ करके।
और किसी भी एम्बिग्विटी के केस में, इन द केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी द डिफिनीशन शैल बी इंटरप्रेटेड इन द फेवर ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। अगर किसी भी तरह की एम्बिग्विटी आती है, किसी भी तरह का एम्बिग्विटी है किसी क्रिमिनल लॉ में, तो उसका इंटरप्रिटेशन किसके फेवर में होगा? हमेशा एक्यूज्ड के फेवर में होगा। ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल आती है आर्टिकल 25, जो कि इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करती है। तो ये क्या कहता है आर्टिकल 25? ये कहता है कि ए पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम शैल बी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल फॉर पनिशमेंट। कोई भी पर्सन अगर क्राइम करता है तो उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस क्राइम के लिए, और उसको इंडिविजुअली पनिश किया जाएगा। ये इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है जो कि आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। और नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 अब क्या कहता है? ये कहता है एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन्स अंडर 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड। यानी कि कोर्ट शैल हैव नो जुरिस्डिक्शन ओवर एनी पर्सन हु वाज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द क्राइम। यानी जब क्राइम कमिट हुआ, अगर कोई पर्सन 18 ईयर्स से कम का एज का है तो उस पर कोर्ट का आईसीसी का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। ये बात लिखी हुई है रोम स्टैट्यूट ऑफ आईसीसी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 28 विच डील्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमांडर्स एंड अदर सुपीरियर्स। यानी कमांडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो सुपीरियर्स होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 28 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीसी में दिया हुआ है। तो ये क्या कहता है? मैंने स्टैट्यूट ऑफ आईसीसी, रोम स्टैट्यूट ऑफ आईसीसी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें कहता है आर्टिकल 28 में कि द मिलिट्री कमांडर शैल बी क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम्स कमिटेड बाय द फोर्स अंडर हिज कमांड एंड कंट्रोल। यानी मिलिट्री का जो कमांडर है उसके अंडर में जो भी फोर्सेज हैं, अगर वो कोई क्राइम कमिट करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कमांडर की भी बनती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर की बनती है। जैसे मिलिट्री कमांडर है उसके अंडर उसका फोर्सेज है, उसी तरह सुपीरियर्स ऑफिसर होते हैं उनके अंदर उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं। तो जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स क्राइम कमिट करेंगे या जो फोर्सेज क्राइम कमिट करते हैं तो उनके जो भी सुपीरियर्स हैं या उनके जो भी कमांडर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो क्राइम के लिए जो कि उनके सबऑर्डिनेट द्वारा कमिट किया गया है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करें और गाइड करें। और अगर उनके किसी भी इनकैपेसिटी की वजह से, अपने पावर का सही इस्तेमाल ना करने की वजह से सबऑर्डिनेट कोई क्राइम करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या कमांडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये आर्टिकल 28 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द रोम स्टैट्यूट ऑफ द आईसीसी में दिया हुआ है। कुछ और बातें हम करते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का लैंग्वेज क्या है, फंक्शनिंग लैंग्वेज क्या है, वर्किंग लैंग्वेज क्या है? तो दो है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो इंग्लिश एंड फ्रेंच आर द वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ द आईसीसी एंड देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द आईसीसी। एंड व्हाट आर द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द आईसीसी? दोज आर अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। सो दीज 6 लैंग्वेजेस आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द आईसीसी। आइए और देखते हैं मेंबर स्टेट्स कितने हैं जो कि आईसीसी के हैं। 124। देयर आर 124 मेंबर स्टेट्स ऑफ द आईसीसी। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कोर्ट के बारे में जो कि है स्पेशल कोर्ट फॉर सियरा लियोनी। तो इस कोर्ट के बारे में भी हम जानते हैं, इस कोर्ट से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्पेशल कोर्ट फॉर सियरा लियोनी वाज द जुडिशियल बॉडी एंड इट वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ सियरा लियोनी एंड द यूनाइटेड नेशंस। And why it was set up, why it was constituted? It was constituted to prosecute the persons who are responsible for violations of the international humanitarian law and the Sierra Leonean law committed in the Sierra Leone after 30th November 1996 and during the Sierra Leone Civil War। यानी 30 नवंबर 1996 के बाद या सियरा लियोनी सिविल वार के दौरान जो भी क्राइम कमिट हुआ, ऑफेंस कमिट हुआ सियरा लियोनी में, उनको पनिश करने के लिए या ह्यूमैनिटेरियन लॉ को जो वायलेट किए हैं उनको पनिश करने के लिए इस कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया ताकि उनको पनिश किया जाए। तो इस कोर्ट का जो वर्किंग लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश है। सियरा लियोनी कोर्ट का जो वर्किंग लैंग्वेज था वो इंग्लिश था। एंड दिस कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन व्हाट डेट? इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 16 जनवरी 2002। ये डेट नोट कर लीजिएगा, 16 जनवरी 2002 को इस्टेब्लिश किया गया था। And it was dissolved on 2nd of December 2013। 2 दिसंबर 2013 को इसको डिजॉल्व कर दिया गया था। एंड फॉलोइंग इट्स डिसोल्यूशन इन 2013 it was replaced by the residual special court for Sierra Leone। and why it was replaced? It was replaced in order to manage a variety of ongoing and ad hoc functions। ad hoc functions वो होते हैं, कोई अगर अथॉरिटी क्रिएट की जाती है टू सर्व सम पार्टिकुलर पर्पज़,
तो उस अथॉरिटी को एडहॉक अथॉरिटी कहा जाता है। पर्टिकुलर पर्पज़ को सर्व करने के लिए उसको क्रिएट किया जाता है। तो इन ऑर्डर टू मैनेज अ वैरायटी ऑफ ऑनगोइंग फंक्शंस इट वाज रिप्लेस्ड। एंड जैसे कौन से फंक्शंस हो सकते हैं, विटनेस का प्रोटेक्शन हो गया, सपोर्ट हो गया, या सुपरविजन हो गया प्रिजन का, या कंपनसेशन क्लेम हो गया, इस तरह के फंक्शंस को गवर्न करने के लिए, देखने के लिए इसको रिप्लेस कर दिया गया था रेजिडुअल कोड से। और इसका ओरिजिन कैसे हुआ, अगर इसका ओरिजिन देखें तो द सिक्योरिटी काउंसिल एडॉप्टेड रेजोल्यूशन नंबर 1315, रेजोल्यूशन नंबर 1315 1315 किस साल, 2000 में, सन 2000 में, बाई विच इट रिक्वेस्टेड द सेक्रेटरी जनरल टू नेगोशिएट एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ सियरा लियोनी। यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन नंबर 1315, और उस रेजोल्यूशन से इसने रिक्वेस्ट किया सेक्रेटरी जनरल को कि वो नेगोशिएट करे सियरा लियोनी के सरकार से, ताकि एक एग्रीमेंट बनाया जाए और जिसके थ्रू इस कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। और इस रेजोल्यूशन के परसुएंट में, यानी परसुएंट टू दिस रेजोल्यूशन, द सेक्रेटरी जनरल सब्सिक्वेंटली सबमिटेड अ रिपोर्ट टू द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को एक रिपोर्ट सबमिट किया, किसने, सेक्रेटरी जनरल ने। और 16 जनवरी 2002 को द एग्रीमेंट ऑन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट वाज साइंड। 16 जनवरी 2002 को एग्रीमेंट को साइन भी कर लिया जाता है। और 26 अप्रैल 2012 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्विक्शन होता है इस कोर्ट द्वारा, जो कि बहुत पॉपुलर है, हमें याद होने चाहिए। जैसे चार्ल्स टेलर का कन्विक्शन हुआ 26 अप्रैल 2012 को, चार्ल्स टेलर का कन्विक्शन हुआ 11 काउंट्स ऑफ ऑफेंसेस पे, एंड ही वाज सेंटेंस to prison for a term of 50 years. He was sentenced to a term of 50 years in prison. and वो कौन थे, तो वो 22वें प्रेसिडेंट थे लाइबेरिया के। चार्ल्स टेलर was the 22nd प्रेसिडेंट ऑफ लाइबेरिया। तो ये वन ऑफ द फेमस कन्विक्शन था इस कोर्ट का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया के बारे में, और एक और ट्रिब्यूनल जो कि है इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा के बारे में। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।